हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मैकेनिक्स का सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। तो पहला है इसमें पार्टिकल। पार्टिकल कहते हैं किसको? तो कहने का मतलब है कि एन ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइटली small volume as compared to its size and whole mass assumed to be concentrated at a point is known as a particle। यहाँ कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि एक जो है बहुत बड़ा कि ट्रक है, तो उस पर से बहुत सा फोर्स लग रहा है। तो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम उसके सीजी पर होल मास को कंसंट्रेट समझ लेते हैं और एज ए पार्टिकल जो है उसको एज्यूम करते हैं। या कोई भी बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये बॉडी है, बहुत सा कंकरेंट फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। सब कुछ कीजिए, ये फोर्स है, इधर से ये फोर्स है, ये कंकरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पर। मान लीजिए ये फोर्स जो है F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है, कोई फोर्स मान लीजिए F4 है। तो इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो यदि ये होल कोई बॉडी है, यदि इसका होल मास कंसंट्रेट एट ए पॉइंट कर ले और इसी पॉइंट पर सभी फोर्स का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी होती है। और इसीलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं, उसको हम लोग पार्टिकल्स मान के तब उसका कैलकुलेशन करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि उसका साइज जो है बहुत छोटा हम करके ये करें तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब हो गया यहाँ पर से ये जो है फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोग पार्टिकल को एज्यूम करते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के व्यू से पार्टिकल्स मानते हैं। अब पार्टिकल का मतलब जैसे आप सपोज कीजिए एक तो क्या है, सन है और प्लैनेट्स है। तो सन का क्या है, शेप एंड साइज इज वेरी बिग विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट, विद द प्लैनेट। तो उसी तरह से जैसे कहते हैं हम लोग कि अर्थ है और मून है, तो मून इज वेरी स्मॉलर देन द सन, स्मॉलर देन अर्थ। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पार्टिकल्स की तरह मान सकते हैं मून को फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। दूसरा है यहाँ पर से बॉडी। बॉडी का मतलब होता है बॉडी हैज डिफिनिट शेप एंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। तो बहुत सा पार्टिकल्स मिलकर क्या बनेगा, बड़ा बॉडी बन जाएगा। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है हैज डिफिनिट शेप एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कहने का मतलब बहुत सा पार्टिकल्स इसमें मिला हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। लेकिन यदि सब पार्टिकल्स को हम एज्यूम कर लेंगे कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, है कि नहीं, तब उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स बोलते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा है फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी का मतलब होता है कि a body undergoes deformation and regains original shape and size after removal of external force। कहने का मतलब है जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर यदि मान लीजिए क्या लगाएंगे हम लोग, सपोज कीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको यदि इधर से फोर्स लगाएंगे और इधर से फोर्स लगाते हैं F, सपोज कीजिए, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्सटेंशन हो गया और जैसे इस फोर्स को रिमूव करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये फिर ओरिजिनल शेप एंड साइज में चलाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। सपोज कीजिए यहाँ पर से कि कोई एक बीम है, सपोज कीजिए ये बीम है और ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है और हम इस पर से क्या करते हैं, एक लोड डाल देते हैं। तो यदि लोड डालेंगे इस बीम पर, सपोज कीजिए ये, तो मान लीजिए सैगिंग हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, सैगिंग हो गया। और आफ्टर रिमूव
रिमूवल ऑफ दिस फोर्स अगेन ये क्या हुआ, ओरिजिनल शेप एंड साइज में चलाया, तब इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी। तब क्या बोलेंगे इसको, फ्लेक्सिबल बॉडी कहते हैं, और रिगेन कर लेगा अपना शेप एंड साइज, देन दिस इज कॉल्ड, कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। अब देखिए रिजिड बॉडी होता है, तो रिजिड बॉडी के बारे में हम फर्स्ट क्लास में भी कुछ बताए थे। अब देखिए यहाँ पर से कह रहे हैं कोई बॉडी है, सपोज कीजिए दिस इज ए बॉडी, ठीक है, इस पर से जो बहुत सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, बहुत सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यदि इस पर से दो पॉइंट हम लोग लीड करते हैं, दो पार्टी है ना, कहते हैं बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स inside or outside of the surface of the body remains constant on the application of the force, that is a shape and size does not change। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी है और उस पर से दो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर से इनसाइड रहे चाहे आउटसाइड ऑफ द सरफेस रहे, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा ये डिस्टेंस जो है ए बी का कांस्टेंट रहेगा। यदि इस पर से बहुत सा फोर्स लगा दे और इसके शेप एंड साइज में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। लेकिन नो बॉडी इज रिजिड इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। फॉर सर्टेन कहेंगे फोर्स के लिए वो रिजिड है। मान लीजिए कि यही ये एक तो बीम है, सपोज कीजिए, दूसरा हम एक तो एग्जांपल देते हैं कि ये यदि ये मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर से हम लोग लोड लगा देते हैं, ठीक है। यदि ये क्या हो गया कि यहाँ पर से क्या कहेंगे, इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, सपोज कीजिए ये इस तरह से शेक कर गया, ठीक है, ये बीम। तो कहने का मेरा मतलब है ये तो बीम चेंज कर गया इसका शेप एंड साइज, तो यदि फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो यदि रिगेन नहीं करेगा अपना शेप एंड साइज, वो रिगेन नहीं करेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है, तब ये रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। कहने का ये मतलब है यहाँ पर से, यानी कहने का मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, मान लीजिए L1 है, L है, तो ये डिस्टेंस यदि आप मेजर कीजिएगा सैगिंग के बाद, ये डिस्टेंस क्या होगा, L1 ग्रेटर देन L होगा, इसीलिए कहते हैं ये रिजिड नहीं है। यानी कहने का मतलब है उसके शेप एंड साइज में किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। नो बॉडी इज रिजिड इन द यूनिवर्स। अब लिखिए यहाँ पर से नो बॉडी इज रिजिड इन द यूनिवर्स। कहने का मेरा मतलब है कि दुनिया में कोई भी जो बॉडी है वो रिजिड नहीं होता है, बशर्ते फॉर सर्टेन फोर्स के लिए वो रिजिड होता है। मान लीजिए यही है, ये मान लीजिए आपको कि 100 किलो न्यूटन के लिए ये डिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन यदि इस पर 10 हम लोग किलो न्यूटन लगाएंगे तो ये इसका शेप एंड साइज में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो गया, ये रिजिड नहीं है, बशर्ते 10 किलो न्यूटन के लिए ये बीम क्या हो गया, रिजिड हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं रिजिड बॉडी का हो गया। अब दूसरा है यहाँ पर से कहते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यानी कहने का मतलब है कि मैकेनिक्स में जो है हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में, ये तो फिजिक्स का चीज है एक्चुअली में, लेकिन इसके बारे में भी जानना पड़ता है हम लोगों को। तो स्केलर का मतलब होता है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव only magnitude, no direction and follow the simple rule of arithmetic and algebra for the calculation। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो स्केलर क्वांटिटी में का क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए ये सपोज कीजिए दिस इज ए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये मान लीजिए 10 मीटर है, सपोज कीजिए, 10 मीटर। 10 मीटर है, 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 10
ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं है। जैसे 10 kg, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका मास जो है, मास कितना है 10 kg, बट इसको मैग्नीट्यूड है लेकिन इसको कोई डायरेक्शन नहीं है मास। तो ये सब जो है क्वांटिटी जैसे कहते हैं कि आपको हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इसके बाद आपको जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, इसके बाद आपका वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया। दीज आर स्केलर क्वांटिटी, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो है, इसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी होता है करना हमको, ये सिंपल अर्थमेटिक रूल और अलजेब्रिकल रूल को फॉलो करता है। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर रूल्स। दैट मीन्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। जो क्वांटिटी मान लीजिए इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रूल, यदि वो उसको फॉलो नहीं करता तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते। जैसे कहते हैं एंगुलर रोटेशन, एंगुलर रोटेशन में डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड है लेकिन वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए एंगुलर रोटेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करने के लिए क्या होना चाहिए, 3 चीज होना जरूरी है। एक क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, ये देखिए डायरेक्शन होना चाहिए, एरो जो हेड होता है ये डायरेक्शन दिखाता है, और इसका जो एरो हेड जो है एक लेंथ जो भी है इसका हम लोग मानते हैं मैग्नीट्यूड जो भी होगा, ये मैग्नीट्यूड उसके क्या कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी कि उसका जो वैल्यू होता है वो होगा। और प्लस ये रिफरेंस यदि लाइन है, ये थीटा एंगल विद द रिफरेंस के साथ बनाता है। और दूसरा है इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, इसका विद द सर्टेन डिफरेंस लाइन के साथ में डायरेक्शन होना चाहिए वेक्टर। तो वेक्टर में जो आता है यहाँ पर, जैसे हो गया वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, इसके बाद आपका मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, कपल हो गया, आर द करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड दे फॉलो दी फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रूल्स को फॉलो करता है। आज इस डिफिनेशन में हम इतना ही इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।